2014 से देश ने सिर्फ मन की बात सुनी, अब समय है जन की बात बताने का। मोदी विरोधी गठबंधन कहा जा रहा है, लीड कौन करेगा? क्या वो उत्तर भारत से होगा या दक्षिण भारत से होगा? आपका विजन क्या होगा? कैसे गठबंधन आगे बढ़ेगा? हमारा अलायंस कोई मोदी विरोधी अलायंस नहीं है, हमारा अलायंस देश प्रेमी अलायंस है। आपके सामने लीडरशिप का एक संकट अभी भी है। प्रधानमंत्री तो वो बनेंगे जहाँ पे सबकी सहमति होगी। राहुल गांधी की भूमिका क्या होगी इसमें? राहुल गांधी जी अपनी भूमिका निभा रहे हैं एज अ कांग्रेस के डिसिप्लिन सोल्जर होने के नाते। 2009 से लेकर अभी तक 4 बार तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश की गई है। इस मोर्चे ने या तो चुनाव से पहले दम तोड़ दिया या फिर चुनाव के बाद ये सब अलग अलग हो गए। सारी जो थर्ड फ्रंट की बात होती है, जो भी है, वो सारे अलायंस सारे अब इंडिया अलायंस में हैं। मणिपुर में जो कुछ हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि देश शर्मसार हुआ है। अब लोकसभा नहीं चल रही है पिछले कई दिनों से, काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है, मॉनसून सेशन। विपक्ष पे आरोप लग रहा है कि आप लोग चर्चा से दूर भाग रहे हैं। हम सत्ता पक्ष का तो जवाब नहीं देंगे, पर क्योंकि आप मीडिया से हैं, आप एक माध्यम हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। साल 2024 के आम चुनावों को लेकर विपक्षी पार्टियों का नया गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया अस्तित्व में आया है। इसके बाद 24 को लेकर सियासी पारा बढ़ने लगा। ऐसे में माना यह जा रहा है कि पूरा चुनाव एनडीए वर्सेस इंडिया होगा। इंडिया के पास क्या कुछ है, किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे, इसी पर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं। प्रियंका जी, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब के इसी ग्रुप में। थैंक यू जी। मैडम, पहला सवाल तो यही है कि कुनबा आपका बढ़ रहा है, क्या सीटें भी बढ़ेंगी? और इसके साथ साथ जिस तरह से आपने नाम रखा है इसका इंडिया, क्या जो बीजेपी का राष्ट्रवाद है या जो राष्ट्रवाद पर एकाधिकार है, उस पर कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? सबसे पहले उनका कोई अधिकार नहीं है राष्ट्रवाद पे, और उन लोगों का तो बिल्कुल राष्ट्रवाद पे अधिकार नहीं होना चाहिए जिन्होंने आज़ादी की कोई लड़ाई ना लड़ी हो। और राष्ट्रवाद के नाम पे आपने चाइना को लाल लाल आँख दिखाने की बजाय उनसे हैंडशेक किया हो, या आपने पाकिस्तान के साथ जैसे ही आपकी सरकार बनी सबसे पहले अगर किसी को न्योता दिया हो, वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को देकर अपना स्वेरिंग इन में शामिल किया हो, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो राष्ट्रवाद का तो हवाला दे ही नहीं सकते हैं। ये अलायंस जो बना है, जैसे आपने कहा कुनबा बढ़ रहा है, कुनबा इसलिए बढ़ रहा है ये देख रहे हैं कि एक इंडिया का विजन जो होना चाहिए, देश का विजन क्या हमारे फाउंडिंग फादर्स ने रखा था, इक्वालिटी हो, जस्टिस हो, एम्पावरमेंट हो। तो ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ देख लीजिए, उनको अंडरमाइन किया जा रहा है। आप फेडरल स्ट्रक्चर को देख लीजिए, उस पर आए दिन लगातार वार हो रहा है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को देख लीजिए, उसमें ये विश्वास ही नहीं रखते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को देख लीजिए, चर्चा होने नहीं देते हैं। तो ये सारे मुद्दे, अर्थव्यवस्था से लेकर महिला सशक्तिकरण से लेकर आपके किसानों के अधिकारों से लेकर युवाओं की बेरोजगारी तक, ये सारे मुद्दे हम देश के सामने ले जाएंगे। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगी कि 2014 से देश ने सिर्फ मन की बात सुनी, अब समय है जन की बात बताने का। आपके गठबंधन को मोदी विरोधी गठबंधन का भी नाम दिया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि भी हमें भी हल्के में लेने की भूल ना करें। 38 दल उनके गठबंधन में हैं। वह 38 दल ज़रूर हैं, पर 38 दल में से 24 ऐसे दल हैं जिनके कोई एमपीज़ भी नहीं हैं लोकसभा में। 7 ऐसे दल हैं उसमें से जिनके 2 एमपीज़ हैं, 1 एमपी है सॉरी, और 2 ऐसे दल हैं जिसके 2 एमपीज़ हैं। तो 38 दल का क्या हवाला दे रहे हैं? बेसिकली वो ये सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के तीसरा टर्म जो मिलेगा वो मोदी जी के करिश्मा पे मिलेगा। ये जो भी है, दुख इस बात का है कि मोदी जी को देश के ऊपर बना दिया है अपनी जीत के लिए, अपनी राजनीति के लिए, सब अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए। हमारा अलायंस कोई मोदी विरोधी अलायंस नहीं है, हमारा अलायंस देश प्रेमी अलायंस है। जो देश से प्यार करेगा वो हमारे साथ खड़ा रहेगा। जो लोग ये ध्यान रखेंगे कि जब से 2014 से ये सरकार बनी है और बेरोजगारी चरम सीमा पे रही, कोविड का काल याद करेगा जहाँ पे अंधाधुंध मौतें हुई और उसकी रिकॉर्ड नहीं की गई, वैक्सीन्स में भेदभाव किया गया, फंड्स देने में भेदभाव किया गया, महिला सशक्तिकरण, आप उन्नाव देख लीजिए, हाथरस देख लीजिए, आप यहाँ पर ब्रिजभूषण सिंह जी को देख लीजिए जहाँ पे महिला रेसलर्स इतने दिन प्रोटेस्ट किया। अब आप मणिपुर देख लीजिए, आप महंगाई को देख लीजिए। महंगाई की बात करो तो वित्त मंत्री कह देती है मैं प्याज नहीं खाती हूँ, कोई कहे टमाटर महंगे हो रहे हैं तो कह देते हैं टमाटर खाना बंद कर दो। तो इस तरीके की बेतुकी बयानबाजी होती हैं।
जवाब पॉलिसीज़ को लेकर कुछ नहीं होता है। किसानों को देख लीजिए, किसानों का इतने महीनों मोर्चा चला, आपने उनको आतंकवादी कह दिया, आपने उनको पाकिस्तान सिंपैथाइजर्स कह दिया, आपने क्या क्या उनको नहीं कहा, उनके ऊपर गोली चलाई, वाटर कैनन चलाई, फिर क्या हुआ? आपको काले कानून वापस लेने पड़े। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसको हम देश हित वाले मुद्दे मानते हैं, देश प्रेम वाले मुद्दे मानते हैं। वो विजन हम जनता के बीच लेकर कि जनता आपसे अट्रैक्ट होगी, क्योंकि अभी भी आपके जो गठबंधन है उसको लेकर सवाल है। इंटरनल तो है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पार्टी दूसरे पार्टी के वोट को काटती है, उस पर बाद में बात करेंगे। चेहरे को लेकर सवाल है, इसलिए मोदी विरोधी गठबंधन कहा जा रहा है। लीड कौन करेगा? क्या वो उत्तर भारत से होगा या दक्षिण भारत से होगा? आपका विजन क्या होगा? कैसे गठबंधन आगे बढ़ेगा? मैं मानती हूँ बहुत सारे सस्पेंस हैं अभी। नहीं, सस्पेंस कुछ नहीं है, विजन होना चाहिए। और प्रधानमंत्री तो वो बनेंगे जहाँ पे सबकी सहमति होगी। जो जनता एमपीज चुनकर भेजेगी वो लोग सहमति देंगे कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। पर वो उत्तर से हो, दक्षिण से हो, नाम आप बाद में अनाउंस करेंगे, पूर्व से हो, नहीं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि देश का मुद्दा आगे होना चाहिए। चेहरा के देश के ऊपर नहीं हो सकता है, देश के ऊपर चेहरा नहीं, आइडिया ऑफ इंडिया होना चाहिए। क्या आपका आइडिया क्या है? आपका विजन क्या है? आपकी जो मैं आपको एक उदाहरण महाराष्ट्र का देती हूँ। महाराष्ट्र में 3 अलग अलग पार्टीज, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, जो कभी सोचा नहीं था अलायंस बनेगा, अलायंस बना। और 1.5 साल में जो हमारी सरकार चली, आज वो मुख्यमंत्री सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री माने जाते हैं। अभी भी कोई भी आप सर्वे ले लीजिए, महाराष्ट्र में तो ले ही लीजिए, वो टॉप मोस्ट लाइक चीफ मिनिस्टर हैं। अब देश में देख लीजिए, कोई भी पूछेगा सब कहेंगे कि वो एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर थे, उनका काम कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, खास करके कोविड के समय पर। तो ये चेहरे से ज़्यादा अपना, पहले जैसे शिवसेना के चीफ मिनिस्टर बने, उद्धव वाला साहब जी बने, महाराष्ट्र ज़रूरी था हमारे लिए और उसके ही अंतर्गत हमने काम किया। यहाँ पे देश ज़रूरी है, एक इंसान ज़रूरी नहीं है। जी। राहुल गांधी की भूमिका क्या होगी इसमें? राहुल गांधी जी अपनी भूमिका निभा रहे हैं एज अ कांग्रेस के डिसिप्लिन सोल्जर होने के नाते। भारत जोड़ो यात्रा की हो उन्होंने, अब भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा भी चरण मैंने कहीं पढ़ा था कि शुरू होने वाला है, जहाँ पे वो ईस्ट से वेस्ट जाएंगे या वेस्ट टू ईस्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने नॉर्थ साउथ अभी किया है। वो हर इंडिया अलायंस की मीटिंग में शामिल हुए हैं, उन्होंने भागीदारी ली है, वो भी जानते हैं। और मैं मानती हूँ हम सभी इंडिया अलायंस में समझ रहे हैं कि जिस तरीके से आए दिन प्रजातंत्र का हनन हो रहा है, महाराष्ट्र में जिस तरीके से सरकार बनाई, कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार अभी भी वहाँ पर कायम है, तो वो अब ये लड़ाई लड़ने को की ज़रूरत है। सबको अपनी डिफरेंसेस से ऊपर उठकर इंडिया के हित में लड़ाई लड़नी है और वो उसमें भागीदारी लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। जी, आपके इस गठबंधन में कई सारे दल ऐसे हैं जो एक दूसरे का ही वोट लेकर आगे बढ़ते रहे हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो ये कांग्रेस का वोट बड़े पैमाने पर खींच गई अपनी तरफ। आपने चूंकि महाराष्ट्र की बात कही, शिवसेना 2 फाड़ हो गई है, एनसीपी का भी यही हाल है। मैं आपको वो लड़ाई बताना चाहती हूँ जो 1980 के इमरजेंसी के बाद लड़ाई लड़ी गई थी। इतनी सारी पार्टीज जो ऑपोजिशन विपक्ष की अलायंस थी, एक साथ होकर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ लड़ी थी और इंदिरा गांधी जी को धूल चटाई थी और सरकार बनी थी। तो पर्सनल, जब देखिए देश में इतना बड़ा माहौल बन रहा है जहाँ पे आपकी पर्सनल लिबर्टीज को खींचा जा रहा है, ध्रुवीकरण फैलाया जा रहा है, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, अधिकारों को खत्म करने का काम कर रहे हैं, एजेंसीज कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं, तब अपने पर्सनल डिफरेंसेस हटाकर देश के लिए एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स होंगी कि आम आदमी पार्टी स्टेट में अलग लड़ते हैं, वेस्ट बंगाल में अलग लड़ाई है, पर ये उसके ऊपर उभर कर एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनना ज़रूरी है जहाँ पे ये लड़ाई लड़ी जा सकती है और देश हित के लिए लड़ सकते हैं। बीएसपी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बीएसपी है, बीजेडी है, अभी इनकी तरफ से कुछ क्लैरिटी नहीं है, बल्कि बीएसपी ने तो कहा हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, बीजेडी ने तो ये भी कहा था कि जरूरत क्या है गठबंधन की। देखिए, बीजेडी और उनकी मैं समस्या समझ सकती हूँ, वाईएसआरसीपी हो, बीजेडी हो, बीएसपी हो सकता है समय आते आते उनमें भी बदलाव आएगा। जी, अब चूंकि आप महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हैं, पवार साहब शुरू में एक बड़े मजबूत चेहरे थे, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र में जो गेम प्लान हुआ उसके बाद लगता है कि आपके सामने लीडरशिप का एक संकट अभी भी है, क्योंकि नीतीश बाबू की बात करें तो उनको डर है कि जो महाराष्ट्र में हुआ कहीं बिहार में हो जाए, तो ऐसे में अपना वहाँ गठबंधन संभालें या जो अलायंस है इसको देखें। सबसे पहले मैं इसको गेम प्लान नहीं कहूँगी, ये चीटिंग प्लान है और ये चीटिंग देश से तो हो ही रही है, ये उस राज्य से हो रही है कि सत्ता में आने के लिए आप कुछ भी ध्वस्त कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, नीतियां बदल सकते हैं, आप
कॉन्स्टिट्यूशन में लूपहोल्स देखकर या इलेक्शन कमीशन में लूपहोल्स ढूंढकर अपनी मनमानी कर सकते हैं। भाई आप कह रहे हैं महंगाई है देश में, भ्रष्टाचार है, विकास नहीं हुआ, लेकिन वो लोग कहते हैं कि दुनिया भर में अब मोदी के नारे लगते हैं। देश के अंदर भी बात करते हैं तो 3 तलाक हो, कश्मीर का मामला हो, यूसीसी हो, तमाम ऐसे बड़े मुद्दे जिन पे बीजेपी ने काम किया है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाया है, हर घर उज्ज्वला योजना जो है वो इन्होंने लागू की है, शौचालय योजना इन्होंने लागू की है। वो तो इन्हीं मुद्दों को लेकर मैदान में जा रहे हैं। देखिए, हम लोग जो टीवी पे वो ग्लिटर और ग्लैमर देखते हैं ना, वो हकीकत नहीं होती। अगर यह हकीकत होती तो इंडिया शाइनिंग कैंपेन में वाजपेयी जी की हार नहीं होती। आप कहें उज्ज्वला योजना की, आप मुझे बताइए गैस रिफिल कौन 1400 रुपये में गैस रिफिल कर सकता है? एक बार आपने उनको सब्सिडाइज रेट पे दे दिया, जो भी सब्सिडाइज रेट पे आप दे रहे हैं, आप उनकी पर कैपिटा इनकम तो जनता की बढ़ी नहीं, जो रोजगार थे वो भी खत्म हुए हैं। तो हकीकत ज़मीन पे क्या है? आपने पहले कोविड के समय पे वो जो प्रधानमंत्री अन्न योजना शुरू की थी, वो अब तक इंडेफिनेटली कंटिन्यू की है। जो आप कहते हैं 80 करोड़ लोगों को दिया है, 80 करोड़ लोगों को स्वावलंबी बनाते तो आप उनको अनाज घर में नहीं दे रहे होते। तो स्वावलंबी कैसे? आप कहते हैं महिलाओं को स्वावलंबन किया। मैंने आपको अभी उदाहरण दिया, फीमेल रेसलर्स देख लीजिए, हाथरस देख लीजिए, आप यहाँ पे ये जो अभी मणिपुर में हो रहा है वो देख लीजिए। क्या प्रधानमंत्री जी ने कुछ अब तक व्यक्त किया था? क्योंकि वो एक वीडियो, एक जघन्य अपराध का वीडियो वायरल हुआ था, तब उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी थी। जब ऑस्ट्रेलिया के पीएम कहते हैं मोदी इज बॉस, 2024 में कोई और प्रधानमंत्री भी आएगा। हमारा देश इंपॉर्टेंट है इन कंट्रीज़ के लिए, आप प्लीज़ समझिए। आज इंडिया की एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन इसलिए है, इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफी देखिए, इन टर्म्स ऑफ जो हमारा जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग है वो देखिए, और वो ये 9 साल में नहीं हुआ है, ये 70 साल की मेहनत है। वर्ल्ड इज रियलाइजिंग कि चाइना इज नॉट अ ट्रस्टेड कंट्री। तो वो है एक मेहनत की रूपरेखा के अंतर्गत आज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हमारे देश को मिला है, एक इंसान को नहीं मिला है। और मैं आपको अभी मैं 100% आपको कह दूं, 2024 में भी जो भी प्रधानमंत्री बनकर आते हैं, अगर मोदी जी नहीं बनते हैं, कोई भी विपक्ष का प्राइम मिनिस्टर बनकर आए, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर उनको भी द बेस्ट कहेंगे, अमेरिकन प्रेसिडेंट कहेंगे, रशिया के प्रेसिडेंट कहेंगे, चाइना के प्रीमियर कहेंगे। प्रियंका जी, यूसीसी को लेकर आपकी राय क्या है? हालांकि आपकी पार्टी इस पे स्टैंड क्लियर है, लेकिन आप क्या सोचती हैं? मैं भी बहुत महिला होने के नाते, अगर ये ट्रू फेथ में लाया जाए, जहाँ पे महिलाओं के अलग अलग धर्मों में अलग अलग लॉज हैं, और मैं सिर्फ ये मुस्लिम लॉज की नहीं बात कर रही हूँ, शरिया लॉज की नहीं बात कर रही हूँ। आप पारसी लॉज होते हैं, पारसी लॉ में अगर वो नॉन पारसी से शादी करती हैं तो उनका सारा अधिकार खर्च जाता है, वो पारसी भी नहीं कहलाती हैं। आप क्रिश्चियन लॉज देख लीजिए तो उनके डिवोर्स लॉज क्या हैं। आप ट्राइबल लॉज देख लीजिए, जो ट्राइबल लॉज हैं उसमें पॉलीएंड्री है, पॉलीगैमी है, और वो तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट गए थे इसको लेकर कि हमारे लॉज में इंटरफेयर ना करें। और ऐसे 110-120 ट्राइब्स हैं, आइडेंटिफाइड ट्राइब्स। पर दिक्कत ये है, अलग अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, हर कोर्ट ने कहा है हमारा इंटरप्रिटेशन और रीडिंग अलग हो सकती है, तो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और वो महिलाओं की तरफ से अगर उनके अधिकारों की, उनके इनहेरिटेंस राइट्स हों, अडॉप्शन राइट्स हों, डिवोर्स राइट्स हों, मैरिज राइट्स हों, वो सेफ गार्ड करता है। और बहुत सारे इस्लामिक नेशंस में भी, बहुत सारे नेशंस में है। तो पर क्योंकि डिवर्सिटी इतनी है इस देश में, एक स्टेक होल्डर कॉन्वर्जेशन शुरू हो जानी चाहिए थी। पॉलिटिकल रैलीज में तो पूरी चर्चा है, अब तक कोई ड्राफ्ट नहीं है। आप बार बार मणिपुर की बात कर रहे हैं। मणिपुर में जो कुछ हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि देश शर्मसार हुआ है। अब लोकसभा नहीं चल रही है पिछले कई दिनों से, काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है, मॉनसून सेशन। विपक्ष पे आरोप लग रहा है कि आप लोग चर्चा से दूर भाग रहे हैं। नहीं, विपक्ष पे आरोप नहीं है, ये विपक्ष पे आरोप सत्ता पक्ष लगा रही है, और हम सत्ता पक्ष का तो जवाब नहीं देंगे, पर क्योंकि आप मीडिया से हैं, आप एक माध्यम हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। और होम मिनिस्टर ने मीटिंग कन्वीन की थी, करीब 70 दिन हो गए थे, 2 महीने से ऊपर हो गए थे मणिपुर में वायलेंस को लेकर। बहुत हम लोग कह रहे थे कि होनी चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग रखी जिसमें खुद गृह मंत्री आए थे, सारे विपक्ष के नेता गए थे उसमें, सब हर जन रिप्रेजेंट किया, उनके अलायंस भी गया था। हमारी 3 मांगे थी, यूनानिमस मांग थी, और मांग ये हमारे मन से नहीं आ रही है, पॉलिटिकल स्पेस से नहीं आ रही है, ये जो मणिपुर की जनता कह रही है वो हमने उनके सामने रखा था। एक कि अकाउंटेबिलिटी, ऐसा होना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी सेट हो, वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।
दूसरा हमने मांग की थी कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जाए मणिपुर में, मणिपुर की जनता को बोले वो अकेले नहीं है, हम उनकी बात कर रहे हैं, हम विश्वास रखो हम पे, हम लोग सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे, जो समस्याएं सॉल्व होंगी। तीसरा हमने कहा था कि प्रधानमंत्री अपना मौन व्रत तोड़ें, पर आए दिन घटना हो रही है। हम कह रहे प्रधानमंत्री आए सदन के अंदर, 3 मुद्दे, प्रधानमंत्री बताएं कि एन बीरेन सिंह अभी तक अपनी कुर्सी पे क्यों बैठे हैं। फिर प्रधानमंत्री ये बताएं कि गृह मंत्री जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो नाकामयाब कैसे रहे कि 80 दिन से ज़्यादा हिंसा चल रही है और नाकामयाब रहे हैं कंट्रोल करने के लिए। तीसरा ये बताएं कि महिलाओं पे इतने जघन्य वहाँ पे अपराध हो रहे हैं कि यहाँ की जो आपकी कैबिनेट की विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर हैं, क्या उनको कारण नहीं बनता है कि वो वहाँ पे जाकर महिलाओं को ट्रांजिट कैंप्स में जो बैठी हुई हैं, महिलाएं जिनके साथ इस तरीके के जघन्य अपराध हुए हैं, खुद वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा 100 ऐसे FIR दर्ज हैं महिलाओं के साथ जो हुए हैं ऐसे अपराध। तो क्या उनका वो नहीं बनती है, जिम्मेदारी नहीं बनती है वहाँ पे जाएं? तो उसका जवाब कौन देगा? कैबिनेट का मुखिया देगा ना। और कैबिनेट मुखिया इज आफ्टर ऑल आंसरेबल टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आप आइए पार्लियामेंट में, आप बोलिए, आपको उसमें राजस्थान लाना है, आपको उसमें वेस्ट बंगाल लाना है, वहां पे रखिए ना पार्लियामेंट में। राजस्थान के एमपी जवाब दे देंगे, वेस्ट बंगाल के एमपी आपको जवाब दे देंगे, पर मणिपुर की चर्चा प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? ये हमारा मांग है और ये तो सरकार है जो उनको बचा रही है, इसलिए नहीं चर्चा होने दे। जी मैडम, 2 सवाल और आपसे। एक सवाल गठबंधन को लेकर ही है। 2009 से लेकर अभी तक 4 बार तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश की गई है। इस मोर्चे ने या तो चुनाव से पहले दम तोड़ दिया या फिर चुनाव के बाद ये सब अलग अलग हो गए। इस बार ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए क्या कोई स्ट्रेटेजी आप लोगों ने तैयार की हुई है? नहीं, आई थिंक सारी जो थर्ड फ्रंट की बात होती है, जो भी है, वो सारे अलायंस, सारे अब इंडिया अलायंस में हैं सारे। लेकिन सीट बंटवारा कैसे होगा? सब होगा। पहले हो रहा था सब लोग एक साथ कैसे आएंगे, अब एक साथ आए तो नाम क्या होगा, नाम हुआ तो काम क्या होगा, काम हुआ तो सीट का बंटवारा क्या होगा। सब आराम से दो मीटिंग्स में इतनी उनके हड़कंप मच गई है। तीसरी मीटिंग आते आते तो मैं मानती हूँ मुंबई वाली मीटिंग तो ऐतिहासिक होगी, जहाँ पे इनकी उल्टी गिनती शुरू होगी सरकार छोड़ने की। एक आखिरी सवाल, हिमाचल के बाद कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई, चूंकि आप पुरानी कांग्रेसी रही हैं, काफ़ी योगदान आपका रहा इस पार्टी में, क्या लगता है 2 बड़े चुनाव जीतकर कांग्रेस को एक संजीवनी मिली है और कांग्रेस अब बड़े भाई की भूमिका में होगी इस पूरे गठबंधन में? देखिए, अभी तक ना उन्होंने कहा हम बड़े भाई जी, ना हमने कहा हम आपके छोटे भाई। ये अलायंस ऑफ इक्वल्स है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वल बताता है, ना आप कम है ना मैं कम हूँ, हम दोनों एज इंडियन सिटीजन्स एक ही हैं, एक ही हमारा रुतबा रहेगा। तो रही बात कांग्रेस कर्नाटका जीता अच्छी बात है, हिमाचल जीता अच्छी बात है, शायद मध्य प्रदेश में भी फिर से इनकी सरकार बनेगी, महाराष्ट्र में हम अच्छे से सरकार बनाएंगे, हमें पूरा यकीन है, विश्वास है, छत्तीसगढ़ है, फिर आपका तेलंगाना है, तो यहाँ पे सारी फाइट्स होने वाली, राजस्थान है, तो वहाँ पे सारी फाइट्स होने वाली हैं। उम्मीद करते हैं कि जो इंडिया अलायंस के अंतर्गत जो भी पार्टीज़ हैं वो और मजबूत होंगी और एक कॉन्फिडेंट अलायंस बनकर हम जनता के बीच 24 में उतरेंगे और हम उनका विश्वास जीतेंगे। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी प्रियंका चतुर्वेदी जी। आपको बता दें कि साल 2024 का चुनाव बेहद अहम होने वाला है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के पीएम पद पर लगातार 3 बार रहने के रिकॉर्ड की बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो कहीं ना कहीं इस कोशिश में लगे हैं कि इस बार सत्ता की चाबी उनके हाथ में हो जाए। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।